गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं आपके सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। इससे पहले मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया था और उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने उसको अच्छे से पढ़ा होगा और आपकी समझ में आया होगा। और मैं अपने हर वीडियो में बार बार यही बात कह रहा हूँ कि अगर किसी भी वीडियो को लेक्चर को देखते वक्त आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या हमें कॉल करके या व्हाट्सएप पे ज़रूर बताएं। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ते वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम आई थी तो आप मुझे व्हाट्सएप करके या किसी भी तरीके से कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम ज़रूर बताएं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनका सलूशन या तो वीडियो के थ्रू हम आपको देंगे या फिर हम आपको पर्सनली बुला करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपकी बुक का सेकंड चैप्टर है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है और इसका क्लासिफिकेशन वगैरह ये सभी कुछ आपने 9th क्लास में पढ़ा है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ आपको शॉर्टकट में बता देता हूं कि किसी भी पॉलिनोमियल को डिनोट करने के लिए हम px का यूज़ करते थे। 9th क्लास में ये सब ने पढ़ा है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं, इसकी डिग्री क्या होती है। तो एक हल्का सा रीकैप मैं देता हूं कि किसी भी पॉलिनोमियल को डिनोट करने के लिए हम px का यूज़ करते हैं, p फॉर पॉलिनोमियल, और x इसके वेरिएबल को शो करता है। यानी कि यहाँ पर अगर वेरिएबल x में है तो मैं उसे px लिखूंगा। अगर पॉलिनोमियल में वेरिएबल जो y यूज़ किया गया तो मैं उसे py लूँगा। अगर पॉलिनोमियल में वेरिएबल z है तो मैं उसे pz लिखता हूँ। तो नॉर्मली आपने 9th क्लास में जितने भी पॉलिनोमियल पढ़े थे वहाँ पर वेरिएबल जो होता था वो मोस्टली x होता था और हम उसे px लिखते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जैसे सपोज 3x³ माइनस 4x² प्लस 5x प्लस 1। तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। इस तरह से आपने, क्योंकि इसमें वेरिएबल देखिए क्या है, x है, इसीलिए मैं इसको पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ। px, x मैंने किसको शो करता है, इसके वेरिएबल को। अगर x की जगह पर यहाँ y होता तो मैं यहाँ पर py लिख लेता। पॉलिनोमियल में आपको क्लासिफिकेशन बताया गया था अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो पहली चीज़ तो ये कि डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल में जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इस पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो x वेरिएबल जो है वो x है और x की हाईएस्ट पावर आप अगर देखें तो सबसे बड़ी पावर जो है वो यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है हमको, 3। तो हम ये कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 है। एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री पॉलिनोमियल्स को जो है वो कैटेगराइज जब किया जाता है, तो अगर हम देखें, अगर यहाँ पर कोई पॉलिनोमियल मैं इस तरह से लूँ, px इज़ इक्वल टू सपोज 5, तो मैं आपसे अगर ये पूछूं कि इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, मीन्स क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर है ही नहीं, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है, 0 है। तो इसका मतलब यह है कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है, 0 है। और अगर डिग्री 0 है तो उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसे कहते हैं। अगर मैं इसी तरह से एक पॉलिनोमियल यहाँ पर ये लिख लूँ 3x प्लस 1 और मैं आपसे पूछूं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, डिग्री, मैं यहाँ पर ये डिग्री डिनोट कर रहा हूँ, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो डिग्री का मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अगर आप इसमें देखें तो वेरिएबल इसमें क्या है, x, और इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रही है, 1 दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी डिग्री 1 है। और अगर डिग्री 1 हो तो पॉलिनोमियल कैसा होता है, लीनियर होता है। अगर कोई पॉलिनोमियल इस तरह से है 3x² माइनस 2x प्लस 5 और मैं पूछूं कि यहाँ पर डिग्री कितनी है, तो आप ये कहेंगे कि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। और अगर डिग्री 2 हो तो पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से अगर डिग्री 3 है, सपोज x³ प्लस 4x² माइनस x प्लस 1, यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। तो अगर डिग्री 3 है तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर इसके बाद डिग्री 4 हो जाए पॉलिनोमियल की तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, उसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। अगर डिग्री 5 हो जाएगी तो उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। अगर डिग्री 10 हो जाएगी तो हम कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 10। तो ये क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू डिग्री। दूसरा क्लासिफिकेशन बताया गया था आपको अकॉर्डिंग टू टर्म्स, यानी कि जितने टर्म्स होते हैं उसमें उसके अकॉर्डिंग ही उसको हम, सपोज जो मैंने पहला पॉलिनोमियल लिखा था यहाँ पर 5, अगर मैं पूछूं कि इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं तो आप कहेंगे सिर्फ एक ही टर्म है। तो अगर एक ही टर्म होगा तो इसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल।
मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि एक ही टर्म है, इसलिए हम इसे कहेंगे मोनोमियल। इसमें कितने टर्म्स हैं? तो इसमें ये एक टर्म है और एक टर्म ये है 3x। यहाँ पर कितने टोटल टर्म्स हो गए हैं? 2 टर्म्स हो गए हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल, क्योंकि बाई का मतलब क्या होता है? 2। तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। इसी तरह से अगर 3 टर्म्स हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। अगर 4 टर्म्स हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? अगर ये 4 टर्म्स हैं तो इसे हम जनरली क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। अब इसमें हम कोई स्पेशल नाम इसके आगे नहीं बोलते हैं। 4 टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं, तो इनको सिंपली हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, यानी कि बस 3 तक तो आप कहेंगे ट्राइनोमियल, लेकिन इसके ऊपर के जितने भी अगर इसके ऊपर जितने भी पॉलिनोमियल आएंगे, यानी कि जिसमें 4 टर्म्स हो, 5 टर्म्स हो, 6 टर्म्स हो, तो उन सबको क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। क्योंकि पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है बहुत सारा। तो ये हो गया है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पॉलिनोमियल की जो जर्नल फॉर्म होती है या स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है। कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है वो जनरली किस तरह से डिनोट किया जाता है? तो जो जर्नल फॉर्म होती है, जर्नल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल px इज a x to the power n प्लस b x to the power n minus 1 प्लस c, या इस तरह से ले सकता हूँ मैं a1 यहाँ पर कांस्टेंट, a2 और a3 x to the power n minus 2 सो ऑन। और लास्ट में अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा an minus 1 तो ये हो जाएगा x और लास्ट में आ जाएगा an। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल की जर्नल फॉर्म है। किसी भी पॉलिनोमियल को जर्नल फॉर्म है। पॉलिनोमियल हमेशा इस फॉर्म में होता है। देखिए आप, वेरिएबल की डिग्री एक एक करके कम हो रही है। यहाँ पर x की पावर कितनी है? n। यहाँ पर उससे एक कम हो गई है n-1, यहाँ पर उससे एक कम हो गई है n-2 एंड सो ऑन। इस तरह से वेरिएबल की पावर कम होते 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 लास्ट में क्या हो गई? देखिए लास्ट टर्म में जो है x की पावर क्या हो गई? 0। उससे पहले x की पावर 1, उससे पहले x की पावर 2 एंड सो ऑन। तो ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म, या ये भी कह सकते हैं कि जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। यहाँ पर आपको ये सब स्टडी नहीं करना है, मैंने सिर्फ आपको एक रीकैप दिया है। आपका जो 10th में जो आपका सिलेबस है वो ये है कि पॉलिनोमियल्स के आप ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करेंगे, उसमें ज़ीरोज़ और कोफिशेंट्स में रिलेशंस कैसे वेरीफाई करेंगे। और कभी कभी आपको पॉलिनोमियल, सपोज़ डिग्री 3 का कोई पॉलिनोमियल है, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसमें एक ज़ीरो बता दिया जाएगा, कहा जाएगा कि बाकी के बचे हुए 2 ज़ीरो निकालिए, या 2 ज़ीरो दे देंगे, 1 ज़ीरो बचा हुआ निकालिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो आइए देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स के जो ज़ीरो होते हैं उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है और उसे कैसे वेरीफाई करते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, और ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पिछले चैप्टर में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जब मैंने पढ़ाया था तब भी आपको बताया था। तो किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ निकालने का क्या मतलब होता है कि आप उसको फैक्टराइज करिए। अगर वो क्वाड्रेटिक है तो आपको पता ही है कि कैसे हम उसको फैक्टराइज करेंगे। अगर वो क्यूबिक है तो भी आपने 9th क्लास में क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी फैक्टर किए थे। तो अगर मुझे इस पॉलिनोमियल के ज़ीरो फाइंड करने हैं तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? इसको फैक्टराइज करूँगा, और फैक्टराइज करने के बाद जितने भी फैक्टर्स आते हैं, इसके कितने फैक्टर आएंगे? पहली चीज़ तो ये, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने फैक्टर्स हमको मिलेंगे? 2 फैक्टर मिलेंगे। तो उन दोनों ही फैक्टर्स को 1 बाई 1 मैं ज़ीरो के साथ इक्वेट करूँगा, यानी कि इक्वल टू 0 रखूँगा और उसमें से वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा। तो वो जो वैल्यू निकल के आती है वही क्या होते हैं? इस पॉलिनोमियल के ज़ीरो हो जाते हैं, चाहे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो और चाहे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो भी आप क्या करेंगे? उसको फैक्टराइज करेंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो कितने फैक्टर आएंगे? 3 फैक्टर आएंगे, और हर फैक्टर को 1 बाई 1 आप 0 के इक्वल रख करके उसमें से वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो जो वैल्यू निकल कर आती है वही उसके ज़ीरोज़ हो जाते हैं। तो इसमें मुझे कुछ खास बताने के लिए नहीं है। 9th क्लास में भी आपने ये पढ़ा है कि इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं। अभी पिछले चैप्टर में ही मैंने बताया था कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। बस मैं आपको एक बार बता दूँ कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसकी मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं? कांस्टेंट टर्म से। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म यानी कि 10 से करूँगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर
का कोएफिशिएंट कितना है 1, 1 की मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 10। अब 7 को मैं इस तरह से दो पार्ट्स में स्प्लिट करूंगा कि उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आ जाए, इस प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। इट मीन्स मैं 7 को लिखूंगा 5 + 2, क्योंकि 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन जो है वो कितना आ जाएगा, इस प्रोडक्ट 10 के इक्वल आ जाएगा। और उसके बाद मैं कॉमन लेके इसको फैक्टराइज कर दूंगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, x² प्लस 7 को मैं लिखूंगा 5 + 2, साथ में इसके है x और प्लस 10। अब x², इसको मैं ओपन करूंगा, ये आ जाएगा 5x + 2x और प्लस 10। इसके बाद पहले और दूसरे टर्म में, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में जो कॉमन है वो आप निकाल दीजिए। तो यहाँ पर x मुझे कॉमन मिल रहा है, बचेगा क्या, x + 5। थर्ड एंड फोर्थ टर्म में भी कॉमन देख लीजिए, तो यहाँ पर मुझे क्या कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है। तो ये क्या बचेगा, x + 5। अगेन इस टर्म में और इस टर्म में x + 5 मुझे कॉमन दिख रहा है, तो x + 5 मैंने कॉमन लिया, तो रिमेनिंग जो बचा है वो क्या है, x + 2। तो ये मेरे पास फैक्टर आ गए हैं इस गिवन पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, px से। तो इट मीन्स जो px आ गया है, px के जो दो फैक्टर आ गए हैं वो क्या है, x + 5 एंड x + 2। क्योंकि मुझे ज़ीरोस फाइंड करने हैं, इसलिए अगर मैं x + 5 को 0 के इक्वल टू रखूँ तो x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, -5। और अगर मैं x + 2 को 0 के इक्वल रखूँ तो x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, -2। इसका मतलब यह है कि -5 एंड -2 आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर -5 एंड -2 आर ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के जो दो ज़ीरोज़ हैं वो क्या है, -5 एंड -2। ज़रा ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ पर इसको ज़ीरोज़ बोल रहा हूँ, जबकि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हुए कुछ ऐसा ही मेथड यूज़ किया था, फैक्टर किए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस एक चेंज होता है कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर =0 चलता रहता है, यहाँ पर =0 चल नहीं रहा था, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि वो इक्वेशन में होता है, किसी इक्वेशन में ही == होता है, जबकि ये क्या है, पॉलिनोमियल है, इसमें कोई =0 नहीं था। तो ये पॉलिनोमियल है, मैंने इसको फैक्टराइज किया और वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मैंने x + 5 = 0 रखकर x जब -5 निकाला था तो वहाँ पर मैंने उसको बोला था रूट। तो आप बहुत ध्यान दीजिए, जब भी कोई इक्वेशन होती है और जब हम उसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चाहे लीनियर इक्वेशन हो, किसी भी टाइप की इक्वेशन हो, जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और जो वैल्यू निकल के आती है, जो सोल्यूशन निकल के आता है, तो उसको हम सोल्यूशन बोलते हैं या रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोल्यूशन या रूट। लेकिन पॉलिनोमियल को इस तरह से सॉल्व करके ये जो मैंने निकाला है, ये सोल्यूशन या रूट नहीं है पॉलिनोमियल का, बल्कि इसको क्या बोलते हैं, ज़ीरोज़। बहुत ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, ज़ीरो। ये -5 एंड -2 जो हैं ये ज़ीरोज़ हैं, ये इसके सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन किसके होते हैं, इक्वेशन के, या रूट किसके होते हैं, इक्वेशन के। तो आप बहुत ध्यान दीजिए, पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ निकलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी भी इक्वेशन के रूट्स या सोल्यूशन निकलते हैं। उसको आप रूट्स भी बोल सकते हैं और सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। अब इसमें एक बहुत ख़ास बात आपको याद रखनी है। देखिए, पॉलिनोमियल जो होता है, कोई भी, सपोज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैं बात कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो जनरली कैसा होगा, ax² + bx + c की फॉर्म का होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें a, b और c क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं। ध्यान दीजिए, a, ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ा था कि a किसका कोफिशिएंट होता है, x² का, b किसका कोफिशिएंट होता है, x का, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। और मान लेते हैं कि इसके जो ज़ीरोज़ हैं, पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ हैं, लेट इट्स ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा एंड बीटा। इसके ज़ीरोज़ जो हैं वो अल्फ़ा बीटा। ध्यान दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब =0 यहाँ पर चल रहा था, तब मैंने इन्हीं अल्फ़ा और बीटा को वहाँ पर क्या कहा था, इनको यहाँ वहाँ पर कहा था मैंने रूट्स। लेकिन यहाँ पर मैं इनको अल्फ़ा और बीटा को क्या बोल रहा हूँ, ज़ीरोज़, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। तो ये अगर इसके ज़ीरोज़ हैं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ हैं, तो ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स किसको कहा जाता है, a, b और c को। कोफिशिएंट किसको कहा जाता है, लिख देता हूँ मैं, कोफिशिएंट्स आर a, b एंड c। कोफिशिएंट्स किसको कहा जाता है, इन a, b, c को। और ज़ीरोज़ क्या हैं, जो इन्हें सॉल्व करके हम निकालते हैं, वो क्या आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। तो ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, रिलेशन बिटवीन
zeros and coefficients। बहुत ध्यान से इनको नोट करना है, क्या रिलेशन होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में दो रिलेशन होते हैं। फर्स्ट रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए, जो कि आपने क्वाड्रेटिक में भी पढ़ा था, ध्यान दीजिए। लेकिन वहाँ पर अल्फ़ा और बीटा क्या थे, रूट्स थे। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा क्या है, ज़ीरोज़ हैं। और सेकंड जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स प्लस सी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ये क्या होता है, ये है रिलेशन। किस में रिलेशन है, ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में। फिर से याद रखिए, ये दो क्या हैं, रिलेशन हैं। किसके बीच में रिलेशन है, ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में। और आपसे क्वेश्चन जो आएगा वो इस तरह से आएगा कि एक पॉलिनोमियल आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। आइए अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम आपको करके दिखाते हैं, जो कि आपकी एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज 2.2 पहला क्वेश्चन और उसका फर्स्ट पार्ट मिला। एक्सरसाइज 2.1 में कुछ है नहीं, अभी वही बता दूंगा, उसमें कुछ भी है नहीं करने के लिए। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो दिया गया है x² - 2x - 8। क्वेश्चन आप अपनी बुक में देखिए, लिखा गया है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। पहली चीज़ हमें क्या करना है, इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, और उसके बाद ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन होते हैं, मीन्स ये, इनको वेरीफाई करना है। तो आइए देखते हैं इन्हें किस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। तो ज़ीरोज़ फाइंड करना आपको आता ही है। मान लीजिए कि ये पॉलिनोमियल जो है वो क्या है, px है। तो इस px को पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, x² का कोफिशिएंट जो है यहाँ पर क्या है 1 की अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ रहा है 8। अब जो x का कोफिशिएंट है 2, इसे मैं दो पार्ट्स में इस तरह से स्प्लिट करूँगा कि उनका प्रोडक्ट जो है वो 8 आ जाए। तो 2 को देखिए मैं किस तरह से लिखूँगा, 4 - 2 लिखूँगा। 2 को 4 - 2 मैं लिख सकता हूँ, जिससे 4 और 2 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा, तो मैं इसको लिखूँगा x² माइनस, इस 2 को मैं क्या लिखूँगा, 4 - 2, और साथ में यहाँ पर क्या है x, ये क्या है -8। अब मैं इसको ओपन करके कॉमन ले लूँगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस की 4 से मल्टीप्लाई होगी, ध्यान दीजिएगा, माइनस की 4 से मल्टीप्लाई होगी तो ये होगा माइनस, और ये x इसके साथ में आ जाएगा। माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा +2, और ये साथ में x आ जाएगा। आगे क्या है, माइनस का 8। अब फर्स्ट और सेकंड टर्म में आप कॉमन देखिए, तो यहाँ पर x कॉमन है। मैंने इसमें से x कॉमन लिया तो कितना आ गया, x - 4, और यहाँ से मैं अगर 2 कॉमन लूँ तो ये भी हो जाएगा x - 4। अगेन x - 4 एंड x - 4 कॉमन, तो x - 4 मैंने इसमें से कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, x + 2। तो ये मेरे पास पॉलिनोमियल के फैक्टर आ गए हैं। अगर पहले फैक्टर को x - 4 को = 0 रखूँगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और x + 2 = 0 रखूँगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो ये 4 और -2 जो है वो इसके ज़ीरोज़ हैं। तो देखिए इसके ज़ीरोज़ क्या होते हैं, अल्फ़ा और बीटा होते हैं। तो आप किसी को भी इसमें से अल्फ़ा और किसी को भी बीटा बोल सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो सपोज़, तो पहले तो मैं लिखूँगा देयरफॉर ज़ीरोज़ आर 4 एंड -2। तो लेट अल्फ़ा इज़ 4 एंड बीटा इज़ -2। मैंने ले लिया है कि जो फर्स्ट वाला ज़ीरो है वो क्या है, अल्फ़ा है, और जो सेकंड वाला ज़ीरोज़ है वो क्या है, बीटा है। अब आगे मुझे करना क्या है, मुझे इन रिलेशन वेरीफाई करना है, किसमें, ज़ीरोज़ में और कोफिशिएंट में। तो ज़ीरोज़ कौन होते हैं, ध्यान दीजिए, ज़ीरोज़ किसे कहते हैं, अल्फ़ा और बीटा को, और कोफिशिएंट क्या होते हैं, A B C। ज़ीरोज़ किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ज़ीरोज़ किसे कहते हैं, अल्फ़ा और बीटा को, और कोफिशिएंट्स किसे कहते हैं, A B और C को। तो ज़ीरोज़ तो मेरे पास आ गए हैं, अल्फ़ा और बीटा। कोफिशिएंट्स यानी कि A B C की वैल्यू कहाँ में होती है, कहाँ से मिलती है, तो A क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, B क्या होता है, x का कोफिशिएंट, और C क्या होता है, कांस्टेंट। तो इस पॉलिनोमियल में मुझको आप ये बताइए कि A B C जो हैं वो क्या हैं। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ उसके साथ, ax² + bx + c के साथ अपने पॉलिनोमियल को कंपेयर करूँ, तो a की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, x² का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो a हो जाएगा। x का कोफिशिएंट b होता है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, -2। याद रखिए साइन के साथ लेंगे, साइन के साथ है। b की वैल्यू यहाँ 2 नहीं है बल्कि क्या है, -2, तो b जो है वो क्या है, -2। उसके बाद c जो है वो क्या है, c की वैल्यू है -8।
सी की वैल्यू क्या है -8। तो मेरे पास ये ए बी सी आ गए, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ये होते हैं कोफिशिएंट्स। और ज़ीरोज़ कहाँ हैं, ज़ीरोज़ ये हैं अल्फ़ा और बीटा, ये हैं ज़ीरोज़। अब हमें क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वेरिफिकेशन, हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर एक तरह से, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन किसका, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो पहला रिलेशन क्या था, फर्स्ट रिलेशन क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स -b अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए। कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट कर देनी है सबकी और देख लेना है कि ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मीन्स दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो अल्फ़ा की वैल्यू 4 प्लस बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल्स माइनस बी की वैल्यू देखिए -2, ये माइनस फॉर्मूले में ऑलरेडी पहले से है। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है -2, तो मैं -2 यहाँ पर रखूँगा, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, अभी मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा, देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 - 2, और 4 - 2 कितना हो जाता है 2 इज इक्वल, ये देखिए ये माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा प्लस 2 डिवाइड बाय 1, तो क्या आ जाएगा 2 इक्वल्स 2। तो ये वेरीफाई हो गया फर्स्ट रिलेशन। अब अगर मैं सेकंड रिलेशन देखूं तो यहीं पर मैं सेकंड रिलेशन कर सकता हूं। इसका सेकंड रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, सेकंड रिलेशन होता क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स सी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है भाई, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 2 और अल्फ़ा की वैल्यू है 4, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 4 और बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू है -2, बीटा की वैल्यू क्या है -2 इज इक्वल सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है -8, ध्यान दीजिए सी की वैल्यू कितनी है -8, अपॉन ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1। अब 4 की मल्टीप्लाई -2 से होगी तो कितना आ जाएगा -8 इज इक्वल -8 अपॉन 1 क्या हो जाएगा -8। तो -8 लेफ्ट हैंड साइड में भी है राइट हैंड साइड में भी है, इमीन्स इक्वल आ गया है, इसका मतलब ये भी सही है। तो हम क्या कर रहे थे, वेरिफिकेशन, वेरीफाई हो गया, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई है, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है, तो आप लिख देंगे वेरीफाइड, वेरीफाइड, और ये आपका आंसर आ गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर हमें कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल दिया जाए और कहा जाए फाइंड द ज़ीरोज़ एंड वेरीफाई द रिलेशन, तो ज़ीरोज़ फाइंड करने का मतलब आप फैक्टर करिए, उनको एक एक करके ज़ीरो के इक्वल रखिए, उसमें से दोनों ज़ीरोज़ निकालिए, उसके बाद दो सिंपल से रिलेशन है यहाँ पर, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c अपॉन ए, सब में वैल्यूज़ पुट करिए और देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, आइए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में शायद यहाँ पर कितने 6 पार्ट्स हैं, तो सारे पार्ट्स हैं तो एक तरह से, तो मैं सारे नहीं लगा रहा हूँ, इसमें से मैं वो पार्ट अब लगा देता हूँ जिसमें मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिया है मैंने वो फर्स्ट का 4th पार्ट लिया है, सेकंड और थर्ड बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 4th पार्ट में शायद आपको मुश्किल हो सकती थी इसलिए मैंने इसको लिया है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए इसमें जो है वो डिग्री 2 का टर्म है, डिग्री 1 का टर्म है, लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है, तो हो सकता है कि आपको इसमें प्रॉब्लम आ जाए। तो इसको फैक्टर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले ये देखिए कॉमन क्या है, कॉमन अगर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होता तो मैं कैसे वही कांस्टेंट टर्म की डिग्री 2 के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करता, फिर बीच के टर्म को स्प्लिट करता, लेकिन यहाँ कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें कॉमन लेते हैं। अगर मैं इसमें से कॉमन देखूँ तो क्या हो जाएगा, 4 और 8 में 4 कॉमन आ जाएगा, u स्क्वायर एंड u में मैं u कॉमन ले सकता हूँ। जब मैं इसमें से 4 और u कॉमन निकाल दूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा u, और इसमें से मैंने 4 कॉमन लिया तो ये कितना आ गया 2। अब इसका अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर मेरे पास 2 फैक्टर आ चुके हैं। पहला फैक्टर क्या है 4u, ये मैंने u लिखा हुआ है, ठीक है, पहला फैक्टर क्या है 4u, और जो सेकंड फैक्टर है इसका दूसरा फैक्टर है दैट इज़ u प्लस 2। तो अब मैं क्या करूँगा, एक एक फैक्टर को इक्वल टू 0 लूँगा। अगर मैं 4u इक्वल्स 0 रखूँ तो u की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और अगर मैं u प्लस 2 को 0 लूँ, u प्लस 2 को 0 लूँगा तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो 2 ज़ीरोज़ आ गए, एक 0 आ गया 0 और दूसरा आ गया -2। तो मैं अल्फ़ा कहूँगा 0, पहला वाला 0, ज़ीरोज़ को क्या कहते हैं अल्फ़ा एंड बीटा, तो अल्फ़ा कितना हो गया 0 और बीटा कितना आ गया है -2।
अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब मुझे जीरोस तो आ गए, अब मुझे कोफिशिएंट्स चाहिए। कोफिशिएंट्स मतलब ए बी और सी, कोफिशिएंट मतलब ए बी और सी। तो ए बी सी की वैल्यू कहाँ से आती है, ध्यान दीजिएगा, ए की वैल्यू, तो ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। देखिए ये एक्स में नहीं है पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल किस में, यू में है। तो जैसे वहाँ पर एक्स होता है वैसे यहाँ पर यू है। तो ए कहाँ होता है, डिग्री 2 के टर्म के साथ होता है। तो यहाँ पर डिग्री 2 के टर्म के साथ में क्या है, 4 है। इसका मतलब ए जो है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह से बी जो होता है वो किसके साथ होता है, डिग्री 1 वाले टर्म्स के साथ होता है, और यहाँ डिग्री 1 वाले टर्म्स के साथ क्या है, 8। इसका मतलब बी की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 8। सी कहाँ होता है, सी होता है लास्ट में कांस्टेंट टर्म जो होता है, मतलब जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो आप क्या कहोगे कि सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0। तो मेरे पास अल्फ़ा बीटा भी आ गए हैं, ए बी सी भी आ गए हैं। तो अब मुझे क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन आप लिख दीजिए, वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन में जो आपका फर्स्ट रिलेशन होता है वो क्या होता है, पहला रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए। वैल्यूज पुट करिए और चेक कर लीजिए। तो अल्फ़ा कितना है यहाँ पर, अल्फ़ा कितना है, 0, प्लस बीटा कितना है, -2 इज इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 8 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 4। ध्यान दीजिए 0, ये प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 0 - 2 मीन्स -2, कितना आ जाएगा, -2। ठीक है। और राइट हैंड साइड में अगर हम देखें, राइट हैंड साइड में तो 8/2 कितना हो जाएगा, सॉरी 8/4 कितना हो जाएगा, 2, और ये आगे लगा है माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस। तो -2 = -2, मतलब ये वेरीफाई हो गया। इसके बाद अगर मैं इसका सेकेंड रिलेशन देखूँ, सेकेंड रिलेशन क्या होता है, सेकेंड रिलेशन होता है अल्फ़ा बीटा। सेकेंड रिलेशन क्या होता है, सेकेंड रिलेशन होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा यानी कि फर्स्ट वाला जो 0 आया था वो क्या आया था हमारे पास, 0। बीटा जो सेकंड 0 है, सेकंड 0 मेरे पास कितना आया था, बीटा कितना आया था, -2। तो 0 × -2 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है, 0 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 4। तो 0 की मल्टीप्लाई तो किसी से भी हो वो उसको 0 कर देता है, यहाँ पर 0 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे 0 को आप किसी भी दुनिया के किसी भी नंबर से डिवाइड करें वो क्या आ जाता है, 0 ही आता है। तो 0 = 0। तो इसका मतलब ये भी वेरीफाई हो गया। फर्स्ट रिलेशन भी वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। सेकंड रिलेशन भी वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है। इसका मतलब आप यहाँ पर लिख दीजिए वेरीफाइड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो पिछला क्वेश्चन था वो 4th पार्ट था, मैंने यहाँ पर लिख क्या दिया था, 6। तो आप ये मत सोचिएगा सर को तो नंबर ही लिखना नहीं आते, वो क्वेश्चन नंबर 4 था, वो गलती से यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया था। तो वो क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट था। अब मैं आपको बता रहा हूँ 5th पार्ट। 5th पार्ट में हमको दिया गया है t² - 15। तो ये थर्ड टाइप है, इसके अलावा और कोई टाइप बन नहीं सकता। एक टाइप तो वो पहला वाला जो था जिसमें आपके तीनों टर्म्स हो सकते थे। भाई पहला जो टाइप था उसमें देखिए x² का भी टर्म था, x का भी टर्म था और कांस्टेंट टर्म भी था, मुझे ध्यान नहीं कि क्या था। तो तीनों ही टर्म थे। तो एक तो ये टाइप हो गया। जो अभी इससे पिछला वाला आपने क्वेश्चन किया था उसमें क्या था कि डिग्री 2 का टर्म था और डिग्री 1 वाला टर्म था, कांस्टेंट टर्म नहीं था। अब जो ये थर्ड पार्ट में बता रहा हूँ तो इसमें देखिए डिग्री 2 का टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, एक्स वाला टर्म जो है वो अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा और कोई टाइप हो नहीं सकता। तो अगर ये तीनों क्वेश्चन आप ध्यान से कर लेंगे तो आप इसका मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप उसे इजीली कर पाएंगे। तो इसमें क्या है, अगर देखिए डिग्री 2 का टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, मिडिल टर्म है ही नहीं, तो इसमें भी हम स्प्लिट तो नहीं कर सकते हैं। तो आसान तरीका क्या है, आपने 9th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था a² - b² का। क्या होता है फार्मूला, मेरे ख्याल से पता होगा सबको। क्या होता है, a + b a - b। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ पर और इसको फैक्टराइज करें। अच्छा, ये इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो क्या है, t। तो इस पॉलिनोमियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, pt। ठीक है, यहाँ पर अंदर हम वही वेरिएबल शो कर देते हैं जिसमें हमारा पॉलिनोमियल गिवन होता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, pt बोलेंगे। इसको फैक्टर करने के लिए आप क्या करिए, t² तो ये ऑलरेडी है। अब a² - b² लगाने के लिए यहाँ पर भी तो स्क्वायर होना चाहिए। तो इसे स्क्वायर में कैसे बना सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ √15, स्क्वायर ऑफ √15 लिख सकता हूँ। क्या, क्योंकि √15 का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब ये मेरे पास क्या हो गया, a² - b² की फॉर्म में आ गया है। तो मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा इस पर और इसको a + b a - b के फॉर्म में लिख लूँगा। मीन्स मैं इसको लिखूँगा t + √15 एंड t - √15।
तो फैक्टर हो गए दोनों। अब फैक्टर हो जाने के बाद क्या करते हैं, अगर मैं t प्लस अंडर रूट 15 को इक्वल टू 0 रखूँगा तो t की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट, लिख दीजिए, इफ़ t प्लस अंडर रूट 15 इज़ इक्वल टू 0 देन t इज़ इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 15 इफ़ t माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0 एंड t इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट 15। तो इसका मतलब इसको मैं क्या कहूँगा, अल्फ़ा माइनस अंडर रूट 15 और इसको क्या कहूँगा, बीटा, ये हो जाएगा अंडर रूट 15। तो मेरे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई है। ए बी सी कहाँ से आते हैं, फिर से अपने गिवन कोफिशिएंट को आप उस पॉलिनोमियल के साथ में गिवन पॉलिनोमियल को उस पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करिए और ए बी सी निकालिए। ए क्या होता है, जो डिग्री 2 का जो भी टर्म है उसका कोफिशिएंट, डिग्री 2 का टर्म ये है और इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। उसके बाद बी कहाँ होता है, डिग्री 1 वाले टर्म के साथ जो कोफिशिएंट होगा, तो डिग्री 1 का कोई टर्म है यहाँ पर, टी की पावर 1 है, नहीं है, इसका मतलब बी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद सी क्या होता है, सी होता है कांस्टेंट टर्म। ध्यान दीजिए, कांस्टेंट टर्म जो है यहाँ पर क्या है, -15। याद रखिएगा, साइन के साथ लेंगे हमेशा, आप जितने भी कोफिशिएंट लेंगे हमेशा साइन के साथ लेंगे। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई है, -15। तो मेरे पास ए बी सी आ गया है, अल्फ़ा और बीटा भी आ गया है। अब क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करने हैं, तो कर दीजिए। कैसे करेंगे, पहला रिलेशन क्या है, फर्स्ट रिलेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिए, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, माइनस अंडर रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू है अंडर रूट 15, ये प्लस में है, इज इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू क्या है, देखिए, माइनस बी की वैल्यू क्या है 0 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1। तो ये है माइनस का अंडर रूट 15, ये है प्लस अंडर रूट 15, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, क्या बचेगा लेफ्ट में 0। और यहाँ पर क्या है, माइनस 0 को किसी से भी डिवाइड करें वो 0 होता है, और 0 तो चाहे माइनस में हो प्लस में हो, 0 तो सिर्फ 0 होता है। तो ये 0 इक्वल 0 आ गया, मीन्स फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। सेकंड रिलेशन क्या है आपका, सेकंड रिलेशन है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, माइनस अंडर रूट 15, बीटा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 15 इज इक्वल्स सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, -15 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1। बस हो गया वेरिफिकेशन। देखिए माइनस है यहाँ पर इस, और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस रहेगा, अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 15 इज इक्वल्स टू -15 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, -15। तो -15 इक्वल टू -15, यानी कि ये भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के, सो इट इज़ वेरीफाइड। तो उम्मीद है कि आज जो कुछ आपको पढ़ाया गया वो आपको बहुत आसान लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे भी ये बहुत मुश्किल है, ज़्यादातर चीज़ें वही थी जो आपने 9th क्लास में पढ़ी हैं। अब आगे का जो भी इसमें एक क्वेश्चन और है, लेकिन उसे बताने से पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाता है। तो इसको हम आपको बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।